सो टाइम सीरीज कॉलेज में शुरू किए थे। कुछ मेथड्स मुझे जितना तक याद है, आप लोगों को शायद याद है, तो कुछ मेथड्स हम सॉल्व करके आपको दिखाया, प्रोसेस दिखाया। तो अभी कम से कम 2 चीज़ बाकी है, तो वो 2 टॉपिक हो जाने से टाइम सीरीज खत्म हो जाता है। तो उनमें से एक टॉपिक है जो अभी हम दिखाएंगे, फिटिंग मैथमेटिकल कर्व्स। तो इसमें आपको जो चाहिए वो अभी आपको दिखा रहे, तो वो देखो और उसके बाद शुरू करेंगे। तो समेशन i इक्वल टू 1 to n xi, ये क्या है? समेशन माने प्लस करो। किसको प्लस करना है? x वेरिएबल को। x वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यूज है। कितना वैल्यूज है? 1 से n तक वैल्यूज है। सभी वैल्यूज को आपको ऐड करना है। माने क्या हुआ? x1 प्लस x2 प्लस xn। क्या हुआ? माने i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक। देखो, i का वैल्यू 1 लिखे, एक बार 2 लिखे, एक बार n लिखे। मतलब क्या है? x एक वेरिएबल है जिसका अंदर बहुत सारे वैल्यूज है। सो उसका हम सम करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल हम कैसे करते हैं? कैलकुलेटर लेकर क्या करते हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड सो ऑन, एंड लास्ट में xn ऐड करते हैं तो कुछ मिलता है। मान लेते स्टार। समेशन x इक्वल टू मान लेते स्टार। ऐसा i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n ऐसा लिख भी सकते हो, नहीं लिखने से भी चलेगा। क्यों नहीं लिखने का मतलब क्या हुआ? ये 1 से n तक है। बाय डिफॉल्ट i इक्वल टू 1 to n ही है। लेकिन मानो ये इसमें इस x का 6 वैल्यू है, सो तब आपको लिखना है i इक्वल टू 1 to 6। ठीक है, तो इनका वैल्यू क्या हुआ? इधर 6। मानो इधर 7 वैल्यूज है, तो ये क्या होगा? i इक्वल टू 1 to 7, और इधर i देना है। इससे क्या पता चलता है? इधर i का वैल्यू 1 पुट करो, i का वैल्यू 2 पुट करो, 3 पुट करो, ऐसा करके 7 तक पुट करो, तो ये x1 x2 xn वैल्यूज आ जाएगा। सबको आपको ये समेशन का मतलब है प्लस करना है। सो और एक बार अच्छे से लिख कर देते, x1 प्लस x2 प्लस x7। ऐसा लिख सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है। एक टेबल बना रहे और उधर ऐसा प्लस 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 लिख रहे, तो इससे अच्छा है ऐसा लिख दो। से मान लेते हैं ये टोटल आया स्टार। थोड़ा समझे। नेक्स्ट, अभी हमारे i इक्वल टू 1 to n, a is constant। a देखो, इधर i लिखा है, इधर देखो i दिया नहीं है। देखो ai लिखा होता तो i वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है, लेकिन इधर कुछ लिखा नहीं है, तो ए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? फिर भी इसको प्लस ही करना है क्योंकि समेशन लिखा है। कितना बार प्लस करना है? इसी कांस्टेंट को कितना बार, कितना टाइम इसको ऐड करना है? n टाइम्स। आंसर क्या होगा? na। या एग्जाम्पल करें, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब कैलकुलेटर लेकर बैठोगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 4 into 2। सो इधर हम क्या किए? n into a। क्यों? ये n टाइम्स। और क्लियरली इसको आपको लिख कर देंगे। मानो ये अप टू
nth turns, that is n. क्लियर हुआ? मानो 3 + 3, तो आप क्या लिखते हो? 2 × 3. तो क्या हुआ? कितना n है, कितना 3 है, कितना कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट, तो 2 × कांस्टेंट. सिमिलरली इधर कितना कांस्टेंट है? n कांस्टेंट, n × a कांस्टेंट. सो हम नेक्स्ट I = 1 to n axi. क्या करेंगे? ये इधर i लिखा नहीं है, इसलिए i का वैल्यू 1 to n नहीं पुट करेंगे, लेकिन इधर i लिखा है, सो 1 2 3 up to n पुट करेंगे. तो क्या होगा? ax1, नेक्स्ट ax2, 3 पुट करने से ax3, ऐसा करके axn, n तक आना है. Now taking common a, इस एक्सप्रेशन को नोटिस करो, जो क्या है? समेशन x. फिर से कह रहे, इधर I = 1 to n लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है. ये लिखा है तो इधर I लेना है. आप ये लिखना नहीं चाहते हो तो ऐसा ही लिखने से चलेगा. तो अभी आ रहे समेशन I = 1 to n xi y. अभी I का वैल्यू लिख पर 1 पुट करते हैं, देन 2 3 ऐसा. x1 + y1 प्लस क्यों? ये समेशन है. x2 इधर 2 पुट करो, इधर भी 2, प्लस 3 पुट करो. लेकिन कब तक जाना है? x जितना है सबको कलेक्ट करो, जितना y है सबको कलेक्ट करो. हम इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप क्या कह सकते हो? I = 1 to n xi, I = 1 to n yi. आप लिख सकते हैं. तो समेशन I = 1 to n xi + yy क्या हुआ? दिस हुआ. समझे? तो अल्टीमेटली क्या क्या इधर शॉर्टकट में लिख लेते. I = 1 to n a, that is n a. I = 1 to n a xi, तो a summation I = 1 to n xi, summation xi + yi equal to summation xi + summation yi. इसमें माइनस में भी होगा ऐसे, माइनस होने से भी होगा. क्लियर हो? ये मुझे चाहिए. फिटिंग मैथमेटिकल कर्व, ये टॉपिक आपको सिखाएंगे, इसके लिए ये सब चाहिए. क्लियर है? ये सब तो जरूरी है ही. अभी आपको दिखा रहे कॉलेज में क्या क्या हुआ था. टाइम सीरीज. सो टाइम सीरीज का 4 कंपोनेंट्स है. सो सेकुलर ट्रेंड, जिसको आप सिंपली ट्रेंड बोल सकते हो, और टी से इसको डिनोट कर सकते हैं. सीजनल वेरिएशन, दैट इज एस. साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, दैट इज सी. irregular or random movement, that is I. So the time series data, that is ty, sorry, yt. The yt, that is value of a variable
at any given time t, yt डिपेंड करता है ये चारों कंपोनेंट्स का ऊपर। ये इसका वैल्यू yt, इसका वैल्यू कैसे आता है? इसके लिए दो मॉडल है। ये वैल्यू मिलता है इस दो मॉडल से। ये वैल्यू डिपेंड करता है ये दो मॉडल का ऊपर। एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल yt इक्वल टू t प्लस s प्लस c प्लस i। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल p इंटू s इंटू c इंटू i। ये सब कॉलेज में हो गया था और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम थ्योरी भी दे दिए थे। इसके बाद और कुछ टॉपिक हुआ है। तो आप लोगों के सिलेबस में सेकुलर ट्रेंड ये है, ये मेजरमेंट करना आता है। सेकुलर ट्रेंड दैट इज टी। तो इसके लिए ये सेकुलर ट्रेंड मेजरमेंट मेथड भी आपको सिखाया गया था। तो ये मिटा दे रहे। सेकुलर ट्रेंड measurement of secular trend or trend क्या है? नंबर 1, फ्री हैंड और ग्राफिक मेथड। Number 2, semi average method. Number 3, moving average method. Number 4, fitting mathematical method. आप लोगों को शायद याद है फ्री हैंड मेथड और सेमी एवरेज मेथड बताए थे, जो आता नहीं है कभी और ग्राफ मिलता नहीं है, इसलिए ये तो हम एवॉइड कर रहे। तो अभी हम मतलब सिलेबस में नहीं है। अभी मूविंग एवरेज मेथड कुछ तो याद है। इसमें 4 मेथड है। 4 तरीके से मूविंग एवरेज मेथड का अंदर 4 मेथड है। So 3 yearly, 5 yearly, कुछ तो याद आ रहे हैं, 7 yearly, moving average method, और last one that is 4 yearly moving average method। ये चारों ही आपको दिखा दिए, एग्जाम्पल देकर अच्छा से आपको सिखाए थे, याद है? अभी सिर्फ ये टॉपिक बाकी है और सीजनल वेरिएशन में भी एक टॉपिक है। सो 2 टॉपिक होने से ये टाइम सीरीज चैप्टर खत्म। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी फिटिंग मैथमेटिकल कर्व फॉर फिटिंग मैथमेटिकल मेथड
बहुत पॉपुलर है फिटिंग मैथमेटिकल कर्व विथ लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। Fitting mathematical curve। इसमें फिटिंग मैथमेटिकल कर्व, मैथमेटिकल कर्व सुनकर पता तो चल गया कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन फिट करना है। इनमें से आपको फर्स्ट लिनियर इक्वेशन फिट करना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन। और लिनियर इक्वेशन और ट्रेंड इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। तो ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फिट करना है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन फिट करना है। इसमें y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल x टाइम। कभी कभी कुछ बुक में ऐसा भी होता है y इक्वल टू a प्लस बी टी, दैट मीन्स t इज टाइम। t से तो पता चल गया t इज टाइम एंड y है टाइम सीरीज डाटा। तो y किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम का ऊपर। ठीक है, अभी ये थोड़ा मिटा देते हैं। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फीड करना है, लेकिन किस तरीके से, कौन सा मेथड से? इसके लिए चाहिए लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। अब इसे कहेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है? लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है? इस लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करने से ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को हम फिट कर सकते हैं। आप कह सकते हो तो स्ट्रेट लाइन तो दिखाई दे रहे, क्या फिट करना है? आपको x एंड y माने टाइम और डेटा दिया जाएगा। लेकिन दिया क्या नहीं जाएगा? a एंड b। a एंड b क्या है वो पता नहीं है। a एंड b पता करने के लिए आपको चाहिए लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप, इसमें 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, ये जो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये मेरा टारगेट है। इसको हम 1 इक्वेशन बोलकर छोड़ देते हैं। फर्स्ट स्टेप इज दैट समेशन y इक्वल टू समेशन a प्लस बी एक्स। मतलब क्या हुआ? बोथ साइड समेशन डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, ये क्या है? y अभी अभी आपको बताया x एंड y, बहुत सारे वैल्यू आपको दिया जाएगा। सो ये x एंड y क्या है? वेरिएबल। सो ये वेरिएबल अभी अभी आप देख चुके हो, जो कांस्टेंट होने से n में भी 5 तो 5 है, n मानो 50 तो 50 है। लेकिन वेरिएबल रहने से
ये जो वेरिएबल, ये वेरिएबल के साथ समेशन जाता है। इधर भी देख रहे हो दोनों वेरिएबल के साथ समेशन है। सो इधर वेरिएबल के साथ समेशन, अभी कुछ भी नहीं किया, जस्ट समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ समेशन तो रह गए, लेकिन ये समेशन ए अभी अभी देख चुके, समेशन ए दैट इज एन ए। इधर पता नहीं है एन कितना है, इसलिए एन ए, इनका वैल्यू क्या है वो पता नहीं है, इसलिए एन ए। अभी इधर देखो बी, इधर जैसे बी है एक्स है, इधर है ए और एक्स, सेम थिंग। ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ए कांस्टेंट है लेकिन एक्स के साथ वेरिएबल के साथ है, इसीलिए ए को कोफिशिएंट कहते हैं। सो कोफिशिएंट सामने आ जाएगा, जैसे इधर आया था कोफिशिएंट को कॉमन लिया है, कोफिशिएंट को कॉमन लेने के बाद वेरिएबल के साथ समेशन रह जाएगा। तो इसको हम 2 नंबर बोलकर छोड़ देते। ये क्या आपका, ये तीनों स्टेप, आप चाहो तो ये सेकंड स्टेप इग्नोर कर सकते हो, उसको नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप देना है, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लाइन लिखना है। सो इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप, लीस्ट स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप, अभी हम फिर से समेशन एक्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोल सकते हो क्यों? क्योंकि बी के साथ है एक्स एंड समेशन मल्टीप्लाई करो। अब चलो फिर और एक बार इधर आ रहे, सो इधर सिंपली समेशन बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। क्यों? क्योंकि ए के साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहे है 1, इसीलिए सिंपली बोथ साइड समेशन हुआ था। और इधर बी के साथ एक्स है, सो एक्स और समेशन, आगे क्या था, ए के साथ सिंपली 1 था, इसलिए 1 तो लिखता नहीं है, सिंपली समेशन बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अभी बी के साथ एक्स है, सो एक्स और समेशन बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप बोल सकते हैं ए एंड बी को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अभी भी आपको पता है एक्स एंड वाई क्वेश्चन में दिया जाएगा, मतलब वेरिएबल दिया जाएगा, ए एंड बी दिया नहीं जाएगा। सो ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड करना है, और ए एंड बी फाइंड आउट करने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड में इधर 2 ही स्टेप है, ए और बी फाइंड आउट करने के लिए, ए और बी 2 है, सो ए और बी फाइंड आउट करने के लिए 2 स्टेप और होता है, इसके साथ और होता है प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो और एक स्टेप होता है। तो 2 स्टेप क्यों हुआ? ए के लिए एक बार, बी के लिए एक बार। ए के साथ कुछ नहीं था, 1 into समेशन, तो 1 तो कोई लिखता नहीं है, ओनली समेशन बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और बी के साथ है एक्स, इसीलिए एक्स और समेशन बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एक्स एंड वाई दोनों ही वेरिएबल, इंटू करने से भी वेरिएबल होता है, सो समेशन दोनों वेरिएबल के साथ रहेगा। अभी इधर एक्स ए मल्टीप्लाई करने से ए एक्स मल्टीप्लाई करने से बी एक्स स्क्वायर। अभी ये दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ समेशन तो रहेगा ही। ए जैसे अभी आपको बताया, ए कांस्टेंट होता तो एन ए होता, जैसे इधर हुआ था, लेकिन इधर ए एक्स दिखाई दे रहे, सो ए है कांस्टेंट, लेकिन फिर भी एक्स के साथ इंटू फॉर्म में है, इसलिए ए जैसे इधर इग्नोर किए थे, ऐसा ही इधर भी करेंगे। सिमिलरली बी, सिर्फ बी होता तो बी कांस्टेंट, तब आप एन भी लिखते, लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर है, सो बी को हम अभी कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो कोफिशिएंट अनचेंज रहेगा। सो ये हो गया इक्वेशन 3।
ये जो दो इक्वेशन बीच में ये मिडिल लाइन आप ओमिट कर सकते हो, ये नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन ये जो स्टेप है इधर जो ये है आपका फर्स्ट स्टेप, ये है आपका सेकंड स्टेप। अभी इस 2 और 3 इन दोनों इक्वेशन को कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन, नहीं तो इसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन। लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन, ये जो 2 नंबर इक्वेशन आप देख रहे हो, इससे आपको a का वैल्यू मिलेगा, मान लेते हैं स्टार। 3 नंबर इक्वेशन जो देख रहे हो, इससे आपको b का वैल्यू मिलेगा, मान लेते हैं डबल स्टार। a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल गया, यही तो मेरा टारगेट था। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन। मान लो इसका वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 2, तो आपका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 3, इधर पुट करो 3, b इज 2, सो y इक्वल टू 3 प्लस 2x। तो ये जो इसको आप जब ग्राफ में इसको ड्रॉ करोगे, ये इधर से 1 2 3, ये मानो y एक्सिस, ये x एक्सिस से 1 2 3, सो 3 से स्टार्ट होगा ये अपवर्ड राइजिंग कर्व। अब हो सकता है क्यों? ये +2 है, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट +2, ये जो +2 मतलब ये जो b है, b को कहते हैं स्लोप। सो ये क्या है? अपवर्ड राइजिंग, पॉजिटिव है इसीलिए अपवर्ड राइजिंग। मानो ये b का वैल्यू -2 होता, तो इधर आपका क्या होता? प्लस ये -2, सो b का वैल्यू क्या है? -2, सो प्लस ए माइनस ए -2। तब ये ड्राइंग ये 3 से स्टार्ट होता, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता। क्यों? क्योंकि b का वैल्यू है -2, सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोप इज -2, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता। अभी आगे वाला स्टेप में आ जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये आप जानते हो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसा ही होता है, उसका इक्वेशन ऐसा ही लिखते हैं। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, y x t v कुछ भी लिख सकते हो। सो ये स्ट्रेट लाइन में a एंड b आर नोन पैरामीटर्स, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में 2 स्टेप, क्यों? क्योंकि a एंड b दो वैल्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 पैरामीटर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए 2 स्टेप्स। इसके साथ और भी कुछ कांस्टेंट रहता तो और एक स्टेप होता, और 2-3 स्टेप होता। तो आपको ये लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो एग्जांपल ले लें, क्या था टॉपिक इज फिटिंग मैथमेटिकल कर्व। क्वेश्चन fit a straight line train by the least square method to the following figures of production of a sugar factory। एक सुगर फैक्ट्री का कुछ साल का प्रोडक्शन दिया गया है। आपको फिट क्या करना है? फिट करना है स्ट्रेट लाइन ट्रेन इक्वेशन फिट करना है। कैसे? बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड से फिट करना है, फिट करना है, दैट इज फिटिंग मैथमेटिकल कर्व। कौन सा मैथमेटिकल कर्व? स्ट्रेट लाइन। किससे करना है? कौन सा मेथड से? बहुत सारे मेथड्स है आपका सिलेबस में, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अभी देखो इधर डेटा, ईयर 1969 से स्टार्ट हुआ, 1975 प्रोडक्शन दिया गया है। जो भी प्रोडक्शन है 1000 टन्स, सो 76,000 टन्स इस साल में प्रोडक्शन हुआ था शुगर। 1970 में शुगर प्रोडक्शन हुआ था 87,000 टन्स। ऐसा करके सब डेटा आपका सामने है।
तो हम स्टार्ट करें, कैसे करना है। हम इसी डेटा को लेकर हम टेबल आगे जाएंगे, टेबल करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे आगे आपको वो कर लेना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन आप शायद लिख चुके हो, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा मिटा देते हैं। हम इधर लीस्ट स्क्वायर मेथड का जो स्टेप्स आगे आपको दिखाया वो तो लिखना ही है, वो करना है। सो हम स्टार्ट करें। कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या किसके बाद क्या करना है, वो आपको इस सामने दिखा रहे। तो लिखना है ऐसा, लेट y इक्वल टू a प्लस bx। कोई इधर x का जगह t लिखता है, y का जगह z लिखता है, तो ये 1 be the equation of straight line with origin at the year 1972. By least square method, the normal equations for finding the constants A and B R। अभी वो स्टेप्स दिखाना है। ए के साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहे, 1 है, सो 1 तो लिखते नहीं है, सो बोथ साइड सिर्फ समेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम मिडिल वाला जो आगे जो मिडिल जो लाइन हम किए थे वो नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट कर रहे। तो समेशन y इक्वल टू क्या होगा, समेशन a प्लस समेशन b। वो नहीं लिखकर हम क्या करें, एन ए प्लस बी समेशन x। ठीक है, मिडिल में एक लाइन था, याद करो, तो वो नहीं लिख रहे, जगह भी नहीं है। सो और एग्जाम में भी उतना लिखने का जरूरत नहीं है। सो ये गया 2 नंबर। अभी 3 नंबर क्या है, b के साथ x है, इसलिए x और समेशन बोथ साइड देना है। इसी इक्वेशन का बोथ साइड x और समेशन देना है। तो क्या होगा, वेरिएबल के साथ तो समेशन रहता ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इधर क्या होगा, ax, इधर क्या होगा bx स्क्वायर। ये था सेकेंड लाइन, हम सेकेंड लाइन हम आपको नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट दिखा रहे। a कोफिशिएंट सामने आ जाएगा, b भी कोफिशिएंट सामने आ जाएगा, जगह नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट इधर दिखा रहे। लेकिन वो मिडिल वाला लाइन दिखाना है ऐसा जरूरी नहीं है। 2 और 3 दो इक्वेशन मिल गया। तो इन दोनों इक्वेशन को कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, वो a एंड b का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अभी ये टेबल यूज करेंगे। टेबल में पहले ही आपको बता चुके थे, जो x माने टाइम एंड y माने डिपेंडेंट वेरिएबल। प्रोडक्शन y का माने टाइम का ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम कह देते हैं y। आप सोच सकते हो चलो इस पे x लिख लेते हैं क्योंकि वो ईयर टाइम है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम क्या है, इधर इसको डायरेक्ट हम x नहीं लिखेंगे। इधर ये 4 डिजिट नंबर, हमेशा ईयर तो 4 डिजिट नंबर,
और इधर इसको आप x लिखते हो, सो आप नोटिस करो इधर x स्क्वायर है। जब आप x स्क्वायर करोगे तो 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। उसके साथ ये नंबर भी बड़ा होता है, जैसे इधर आप देख रहे हैं x इंटू वाई है, सो ये 4 डिजिट, ये भी बहुत बड़ा नंबर दिया जाता है, तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। और ये तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ऐसा ही होता है जो 4 डिजिट नंबर, तो इसको हम थोड़ा ओरिजिन से कम करेंगे, इसीलिए ये बीच में ओरिजिन आया था। ये लिखा है देखो, विथ ओरिजिन एट द ईयर 1972। अभी 72 को क्यों दिया गया है, क्योंकि वो मिडिल मोस्ट वैल्यू 1972। नोटिस करो ये मिडिल मोस्ट, ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, इसलिए मिडिल मोस्ट। अभी इसमें क्वेश्चन आपका दिमाग में अरेज हो रहे, जो ये 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है बोलकर, मतलब 7 मैंने और डेटा है बोलकर मिडिल मोस्ट ईयर मिल गया। लेकिन यही चीज जब 1976 होता और भी वैल्यू दिया जाता, सो ये इवन डेटा होता, तो आप क्या करते, दिमाग में ये घूम रहे, तब आप क्या करते, इन दोनों का एवरेज करते। 1972 तब ओरिजिन हो जाता 1972 प्लस 1973 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1972.5 हो जाता ओरिजिन। क्लियर हुआ। सो अभी हम आपको दिखा रहे, ये 7 डेटा लेकर काम कर रहे, मतलब ऑड। तो x माने क्या है, x तो हम टाइम बोल रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करके करेंगे। फॉर्मूला है ईयर माइनस ओरिजिन डिवाइडेड बाय गैप ऑफ द ईयर। बहुत छोटा हो गया, देखो, गैप ऑफ द ईयर। सो क्या होगा अभी, थोड़ा ऐसा करके दिखाते हैं। ईयर 1970 रात में दिखा देते। ईयर इधर इस लाइन में ईयर कितना है 1969 माइनस ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन 1972 डिवाइडेड बाय गैप, हर साल में गैप कितना है 1 ईयर। तो क्या होगा, ये दोनों माइनस करो तो कितना आ रहा है 3, कितना -3, तो इधर क्या होगा -3। ऐसा ये -2 -1 सॉरी माइनस ये होगा 0, देन 1 2 3। तो इधर हम लिख देते हैं ईयर माइनस 1972, गैप तो 1 है, डिवाइडेड बाय 1 कोई लिखता, तो ईयर माइनस 1972। ये गैप मानो ऐसा होता, इतना तक देखो, गैप मानो 2 होता तो ये डिवाइडेड बाय 2 होता, लेकिन गैप 1 था, इसीलिए गैप 1 था, इसलिए डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखे। और ये और डेटा है, इसलिए क्या है 1972 क्या हुआ ओरिजिन, तो x मिल गया। देखो टाइम को ही चेंज किया गया था, ठीक है। ये 4 डिजिट नंबर, तो इसको हम छोटा कर दिए तो आपका सुविधा होगा। अभी इस इक्वेशन में नोटिस करो, 2 नंबर इक्वेशन में समेशन x कितना है, देखो ये हमेशा 0 होगा। n कितना है, n 1 2 3 4 5 6 7, सो n is 7। समेशन y, इसको ऐड करो तो 616। तो इक्वेशन 2 का काम हो गया। अभी आ रही इक्वेशन 3, एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर करते हैं, सो 9 4 1 0 4 1 4 9, तो समेशन एक्स स्क्वायर इज 28,
ठीक है। उसके बाद x इंटू वाई, इधर नोटिस करो x इंटू वाई। सो ये x है, ये y है, ये दोनों मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई करने से -228 -174 -95 0 91 192 270 टोटल 56। सो हो गया। तो टेबल नंबर दीजिएगा। सो टेबल नंबर आज के लिए 1 सब हो गया। यही सब नंबर अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पुट करो। सो इक्वेशन 2 summation was 1 is 616, summation y is 616 equal to n minus 7a plus bx square, so b into 0, so 616 by 7, so a, तो a का वैल्यू मिल रहे हैं, a का वैल्यू मिल रहे हैं 88, so a equal to 88 from 3 में पुट करो। समेशन x इंटू वाई इज 56, a इधर a समेशन x इज 0, b समेशन x स्क्वायर इज 28, सो 56 by 28 इक्वल टू b, सो b का वैल्यू आया 2। सो देखो 2 नंबर इक्वेशन से a का वैल्यू आया, 3 नंबर इक्वेशन से b का वैल्यू आया। ये दोनों वैल्यू हम अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो देयरफॉर द y इक्वल टू a, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, y इक्वल टू a प्लस bx, दैट इज a इज 88, b इज 2x। तो हो गया। ये कौन सा ओरिजिन था, विद द ओरिजिन एट द ईयर 1972, ये लिखना जरूरी है। अभी इधर फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है। मानो 1975 तक तो आप प्रोडक्शन देख पा रहे हो 90 है, सो आपको कोई बोल दिया जो 1980 में, इन 1980 प्रोडक्शन कितना है पूछा गया। मानो ये क्वेश्चन है, इन 1980 प्रोडक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, तब क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम मिटाते हुए 1980 के लिए देखेंगे। सो फॉर 1980, सो x का वैल्यू क्या होगा 1980, फिर से वो 4 डिजिट नंबर, सो इधर डाल दो ईयर माइनस, इसी सामने हो तो यही वैल्यू 19 ईयर माइनस 1972 ही करना है। सो 1980 ईयर का जगह 1980 पुट कर दो माइनस 1972, सो कितना आ रहे, इधर आ रहे 8। तो x का वैल्यू 8 आ गया, तो आप इधर पुट कर दो। सो देयरफॉर y मैंने अभी देख चुके, y मैंने प्रोडक्शन, शुगर प्रोडक्शन, सो y इक्वल टू क्या होगा 1980 में y का वैल्यू कितना होगा 88 प्लस 2 इंटू 8, सो ये 88 इधर 16 जो भी आएगा, तो वो क्या होगा 1000 टन्स यूनिट। तो ये प्रोडक्शन तो 1000 टन ही है, सो 1000 टन, तो क्या होगा 19 क्या हुआ 1980 में इसको आप ऐड कर तो कितना आ रहे 104,000 टन्स शुगर प्रोडक्शन हुआ। सो 1980 में 104,000 टन्स शुगर प्रोडक्शन होने वाले हैं। सो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए जरूरत है। आप क्या है पास्ट में क्या हुआ था वो भी पता चल सकते हैं। मानो 1969 तक है, सो आप 1952 में कितना इस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन होता था वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इससे आता है। सो इसको आप नोटिस करो। तो हम फिर से करें, ये जो n, ये जो इधर काउंट जब आप कर रहे हो ये 7 माने ऑड डेटा, इसीलिए तो इधर ये फॉर्मूला आया क्या, ईयर माइनस ओरिजिन
और गैप ऑफ द ईयर। लेकिन यही चीज मानो इवन डेटा होता से 1976 इधर 100 कुछ दिया जाता से 102 दिया जाता, सो इधर वैल्यू कितना हुआ, इधर 6 डेटा हुआ, सो ये एक्स का फॉर्मूला चेंज हो जाता, एक्स इक्वल टू ईयर माइनस ऑरिजिन डिवाइडेड बाय गैप ऑफ द ईयर बाई 2, समझे, बाई 2। सो ये थोड़ा मिटा देते हैं, सो ये 2 का ऊपर भी लिख सकते हो, ईयर माइनस ऑरिजिन डिवाइडेड बाय गैप ऑफ द ईयर। ठीक है, समझे। तो अभी आपको क्या बताया, जो ऑरिजिन कैसे होगा, ये दो मिडिल मोस्ट 2 वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इधर आपका 8 डेटा है, तो इन दोनों का ऐड करोगे और बाई 2 करोगे एवरेज, तो ऑरिजिन मिलेगा ऐसा। ऑरिजिन क्या हो रहे हैं, ऑरिजिन हो रहे 1972 प्लस 1973 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑरिजिन में आप 1972.2 पुट कर दोगे और गैप कितना है 1 है, सो 1 ये 1 बाई 2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू ईयर माइनस ऑरिजिन, ऑरिजिन तो वही आ रहा है 1972.5, सो इधर पुट कर रहे हो और गैप ऑफ द ईयर तो 1। कभी कभी 2 होता है तो 2 लिखोगे, गैप ऑफ द 3 होता है तो 3 लिखोगे, इसी हिसाब से चलेगा। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत जरूरत है फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए। सो आप मानो कोई जगह का मैनेजर पोस्ट में अपॉइंटमेंट आपको दिया गया है, सो आप क्या है पुराना डेटा लेकर इसको प्रेडिक्ट करोगे जो फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करना है, सो ये बहुत जरूरी है। सो ये फिर से कह रही है जो 1980 में प्रोडक्शन करना था, सो ये क्या है प्रेडिक्शन, ये एक्चुअल ना, ये प्रेडिक्टेड एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन फिर भी वो जरूरी है जो इतना प्रोडक्शन करना है, सो इतना मुझे लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, सो ये आगे से आपको क्या है प्रोडक्शन कितना होगा ये आगे से प्रेडिक्ट करना जरूरी है, इसलिए ये सब जरूरी है। और इस इधर क्या हुआ, टाइम के साथ प्रोडक्शन का एक रिलेशन फॉर्म हुआ जो क्या है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं, y इक्वल टू a प्लस bx। सो आपको कुछ होमवर्क हम भेज देंगे जिसमें ऑड डेटा भी रहेगा, इवन डेटा भी रहेगा, तो आप इसको देख देख कर सॉल्व करोगे। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे व्हाट्सएप में बोल सकते हो, तो हम दिखा देंगे। तो इधर इसको आप घर में प्रैक्टिस करो।